A child present with a difficulty in eating due to the jaw swelling in large cervical lymph node. Lymph node biopsy report show the व्हाट इज द क्लिनिकल डायग्नोसिस। तो देखिए बायोप्सी रिपोर्ट में क्या दिखाई दे रहा है, बायोप्सी रिपोर्ट में क्या दिखाई दे रहा है। तो देखिए एस्टेरी एस्टेरी स्काई अपेरेंस स्काई अपेरेंस एस्टेरी स्काई अपेरेंस दिखाई दे रहा है। तो देखिए एस्टेरी स्काई अपेरेंस किस में दिखा रहता है, बोरकिट्स लिम्फोमा में, बोरकिट्स लिम्फोमा में। तो देखिए यहाँ पे हॉजकिन डिजीज में क्या कौन सा सेल दिखाई देता है, रीड स्टीनबर्ग सेल, कि कौन सा दिखाई देता है, रीड स्टर्नबर्ग सेल। देखिए कि कुछ डिजीज में पेनलेस सर्वाइकल लिम्फ नोड इनलार्जमेंट होता है, कि कुछ डिजीज में क्या होता है, पेनलेस सर्वाइकल लिम्फ नोड। और देखिए इन्फेक्टियस डिजीज को इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस डिजीज ऑल्सो कॉल्ड एज द किसिंग डिजीज। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है इसका, 4 to 6 वीक्स। कॉज बाय द ईपी वायरस। और देखिए ईपी वायरस क्या कॉज करता है, बी लिम्फोसाइट को, तो बी लिम्फोसाइट यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी। कॉमेंट ऑन द डायग्नोसिस ऑफ द पेरीफेरल स्मीयर शो। तो देखिए पेरीफेरल स्मीयर में क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले देखिए ये आरबीसी है, ये जो दिखाई दे रहा है क्या है, रिंग है। तो क्या है, मल्टीपल रिंग प्रेजेंट है, कहाँ पे, आरबीसी में। और देखिए मल्टीपल रिंग प्रेजेंट आरबीसी में रहेगा तो ये किस में दिखाई देता है, तो फैल्सिफिलर मलेरिया में दिखाई देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। हेंज बॉडी किस में दिखाई देता है, हेंज बॉडी G6PD डिफिशियंसी में किस में दिखा रहता है, G6PD डिफिशियंसी में। और देखिए डोयल बॉडी इज रेमिनेंट ऑफ द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये किस में दिखाई देता है, इन्फेक्शन में, इन्फेक्टियस डिजीज में। और किस में देखा रहता है, मे हैगलिन एनोमेली में। देखिए ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, न्यूट्रोफिल में प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट इनसाइड न्यूट्रोफिल नॉट आरबीसी में नहीं दिखा रहता है, इनसाइड द न्यूट्रोफिल में। यहाँ पे आंसर बी। An elderly chronic alcohol patient present to the OPD. The following findings were found in the patient. What is the best investigation to be done in this patient? तो देखिए यहाँ जो पिक्चर में दिया है ये क्या है, ब्लीडिंग गम है, क्या है, ब्लीडिंग इन गम। ये जो पिक्चर है ये क्या चीज़ का पिक्चर है, ये क्या है, पिथैकी। ये दोनों किसका फीचर है, स्कर्वी का। हाँ स्कर्वी का बेस्ट टेस्ट क्या है, तो प्लाज्मा एस्कोरेट लेवल बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है किसका, स्कर्वी का। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। फैक्टर ए किसको एसेस करता है, फैक्टर ए हेमोफिलिया ए का। आरबीसी ट्रांसकिटोलेज एक्टिविटी इज द, ये कौन से डिजीज में किया जाता है, तो इज द डायग्नोसिस ऑफ थायमिन डिफिशियंसी। थायमिन डिफिशियंसी किस में होता है, अल्कोहलिक पेशेंट में होता है, तो इन अल्कोहलिक पेशेंट में। देखिए अल्कोहलिक पेशेंट में कौन सा टेस्ट किया जाता है, मतलब थायमिन डिफिशियंसी वाला अल्कोहलिक पेशेंट में कौन सा टेस्ट किया जाता है, आरबीसी ट्रांसकिटोलेज एक्टिविटी। हेमोफिलिया ए के लिए फैक्टर 8 और स्कर्वी के लिए प्लाज्मा एस्कोरेट लेवल। और 12 years old child developed acute ITP and is managed with the steroid. There is the recurrence of the low platelet count once steroids were stopped. On current physical examination, there are no pathology or any physical evidence of bleeding. Which is the next line of the treatment? तो यहाँ पे क्या बोला है, नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, तो देखिए नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, वेट एंड वाथ ऑफ द सेल्फ रेजुलेशन ऑकर इन द मोस्ट केस ऑफ द एक्यूट ITP इन चिल्ड्रेन। आंसर सी होगा, क्योंकि फिजिकल एग्जामिनेशन में नो पिथैकी और कोई फिजिकल एविडेंस ब्लीडिंग का नहीं है, तो इसलिए वेट और वॉच करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। द कोगुलोग्राम ऑफ द पेशेंट शो इंक्रीज PT
एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम विथ प्लेटलेट काउंट 1.2 लाख पर क्यूबिक एम एम, द डायग्नोसिस इज। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, पीटी इंक्रीज है, अल्फा पीटीटी भी इंक्रीज है, और प्लेटलेट काउंट क्या है, लो है, प्लेटलेट काउंट क्या है, लो है। तो यहाँ पे देखिए, डीआईसी का दो ठो फेज होता है। एक फेज होता है कॉन्जम्प्टिव फेज, कॉन्जम्प्टिव फेज। देखिए कॉन्जम्प्टिव फेज में क्या होता है, कॉन्जम्प्टिव फेज में प्लेटलेट लो होता है। उसके बाद क्या होता है, कोगुलेशन फैक्टर भी लो होता है, कोगुलेशन फैक्टर लो। उसके बाद क्या होता है, फिब्रिनोजेन लेवल भी लो होता है, फिब्रिनोजेन लेवल लो होता है। और देखिए प्रोथॉर्बिन टाइम और अल्फा पीटीटी और इंक्रीज होता है। और फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट एफडीपी क्या होता है, रेज्ड होता है। अब देखिए एक और एमसीक्यू पॉइंट है, एफडीपी है ना, एफडीपी मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट है, किसका, डीआईसी का, ये एमसीक्यू पॉइंट है। तो देखिए कॉन्जम्प्टिव फेज में क्या होता है, एफडीपी राइज होता है, पीटी अल्फा पीटीटी इंक्रीज होता है, प्लेटलेट काउंट लो होता है, कोगुलेशन फैक्टर लो होता है, और फिब्रिनोजेन लेवल लो होता है। और सेकेंड फेज क्या होता है, थ्रोम्बोटिक फेज। तो थ्रोम्बोटिक फेज में क्या होता है, माइक्रो एंजियोपैथिक एनीमिया का फीचर सब दिखाता है, माइक्रो एंजियोपैथिक एनीमियाज फीचर सब दिखाता है। तो जैसे कि हेलमेट सेल कहाँ पर, किस में, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में हेलमेट सेल दिखाई देता है। ये कौन से एनीमिया में, माइक्रो एंजियोपैथिक एनीमिया में दिखाई देता है। ये भी एमसीक्यू पॉइंट ही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, पीटी लो है, अल्फा पीटीटी लो है, प्लेटलेट लो है। ये कौन सा फेज में, कॉन्जम्प्टिव फेज में। तो डायग्नोसिस क्या हो जाएगा, सी। देखिए हेनोन एस्कोलन पर्पुरा आल्सो कॉल्ड द आईजीए नेफ्रोपैथी या आईजीए वैस्कुलाइटिस बोलो, नहीं आईजीए वैस्कुलाइटिस या आईजीओ नेफ्रोपैथी। और देखिए इसके क्लिनिकल फीचर में क्या क्या होता है, एक होता है स्किन डिजीज, सेकेंड कौन सा होता है, जीआईटी और किडनी डिजीज, और थर्ड कौन सा होता है, ऑर्थो डिजीज। तीन ठो डिजीज जहाँ पे प्रेजेंट रहेगा उसका डायग्नोसिस क्या हो जाएगा, हेनोन एस्कोलन पर्पुरा। तो यहीं पे देखिए स्किन डिजीज में पर्प्यूरिक रैश दिखाई देगा, वहीं पे जीआईटी में क्या होगा, एब्डोमिनल पेन और वोमिटिंग। और देखिए किडनी डिजीज में क्या होगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। किडनी में क्या होगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और देखिए ऑर्थो में क्या होगा, ऑर्थो में आर्थराइटिस। ये फीचर सब प्रेजेंट रहेगा तो डायग्नोसिस क्या हो जाएगा, हेनोन एस्कोलन पर्पुरा। और देखिए आईटीपी में क्या होता है, प्लेटलेट काउंट लो होता है। क्या होता है, प्लेटलेट काउंट लो होता है। और नॉर्मल पीटी और अल्फा पीटीटी दोनों नॉर्मल होता है। तो रूल आउट देखिए, एक्यूट आईटीपी भी रूल आउट हो गया, हेनोन एस्कोलन पर्पुरा भी रूल आउट हो गया। और देखिए आईटीपी के ट्रीटमेंट के लिए क्या दिया जाता है, आईवी इम्यूनोग्लोबिन दिया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डीआईसी। तो हम देखिए डीआईसी का मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट क्या बोले थे, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। तो मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट क्या है, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। डी डाइमर ऐसे टेस्ट क्यों किया जाता है, स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है, और इसके क्या चीज़ के स्क्रीनिंग के लिए, पल्मोनरी इम्बोलिज्म के स्क्रीनिंग के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, डी डाइमर टेस्ट किया जाता है। अब देखो पीटी एबनॉर्मल कौन से फैक्टर में होता है, मतलब एक्सट्रिंसिक पाथवे में डैमेज होगा तो पीटी टाइम इंक्रीज होगा, और पीटी टाइम इंक्रीज होगा तो एक्सटेंसिव पाथवे कितना है, 7 फैक्टर
7 फैक्टर में डिफेक्ट होगा तो पीटी टाइम एबनॉर्मल होगा। वहीं पे इंट्रिंसिक फैक्टर में प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर प्रॉब्लम होगा तो अल्फा पीटीटी का टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा, पीटीटी का टाइम इंक्रीज होगा या एबनॉर्मल कंडीशन होगा। तो इंटेंसिव फैक्टर में हम क्या देखेंगे, अल्फा पीटीटी देखेंगे, और एक्सटेंसिव फैक्टर में क्या देखेंगे, पीटी देखेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, ए। इन सिकल सेल क्राइसिस बोन पेन इज ड्यू टू द बोन इन्फ्रैक्शन के कारण बोन पेन होता है सिकल सेल डिजीज में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। कुछ देखिए सिकल सेल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नोट लिख के याद रखिए। तो देखिए सिकल सेल के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा मेडिकेशन यूज़ किया जाता है, हाइड्रोक्सी यूरिया। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस देखिए सिकल सेल डिजीज का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। इफ ये नहीं ऑप्शन में रहेगा तो फ्लोड बाय द HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए HB इलेक्ट्रोफोरेसिस में सिकल सेल डिजीज में क्या क्या दिखाई देगा, तो देखिए सिकल सेल डिजीज में HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट में क्या क्या दिखाई देगा, एब्सेंस ऑफ HbA, और क्या देखा 2 to 10% HbF फीटल हेमोग्लोबिन, ये हो गया एडल्ट हेमोग्लोबिन, ये हो गया फीटल हेमोग्लोबिन। और क्या दिखा देगा, प्रीडोमिनेंस ऑफ HbS। देखिए HbS दिखाई देगा 2 to 10% ऑफ फीटल हेमोग्लोबिन दिखाई देगा, और एडल्ट हेमोग्लोबिन एब्सेंट रहेगा। और देखिए एक्सरे में क्या दिखाई देगा, सिकल सेल के में एक्सरे जो इन्वेस्टिगेशन करेगा, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे में क्या दिखाई देगा, क्रीव कट अपीयरेंस, क्या दिखाई देगा, क्रीव कट अपीयरेंस। देखिए क्रीव कट अपीयरेंस की क्या क्या कौन कौन से डिजीज में दिखाई देता है, एक हो गया सिकल सेल एनीमिया, और सेकेंड क्या हो गया, थैलेसीमिया में दिखाई देता है। और देखिए सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ग्लू जो है जो रिप्लेस्ड बाय क्या चीज़, वैलिन, एंड क्या काउज करेगा, काउजिंग प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल बीटा ग्लोबिन चेन। तो देखिए ग्लू रिप्लेस बाय द वैलिन एंड क्या काउजिंग करेगा, एबनॉर्मल बीटा ग्लोबिन चेन प्रोडक्शन करेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए। और 35 years old patient show the abnormal ceiling test. Antibiotic were given for 5 days, which result is the normalization of the ceiling test. What is the diagnosis of the patient? तो डायग्नोसिस क्या है, तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले देखिए ये सीलिंग टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो सीलिंग टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो विटामिन B12 डिफिशियंसी के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है सीलिंग टेस्ट, विटामिन B12 डिफिशियंसी के लिए। तो यहाँ पर देखिए एंटीबायोटिक कितने दिन के लिए दे रहा है, 5 डे के लिए दे रहा है। तो उसके बाद क्या हो गया, सीलिंग टेस्ट नॉर्मल हो जाएगा। तो देखिए तो एंटीबायोटिक क्या करेगा, बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो बैक्टीरियल ग्रोथ स्टॉप मीन्स क्या हो जाएगा, माइक्रोबायोटा फ्लोरा डाई हो जाएगा। माइक्रोफ्लोरा डाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तब विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन नॉर्मल हो जाएगा। विटामिन B एब्जॉर्प्शन नॉर्मल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सीलिंग टेस्ट भी नॉर्मल हो जाएगा। तो डायग्नोसिस क्या हो गया, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम था, तो एंटीबायोटिक दिया तो माइक्रोबायोटा फ्लोरा डाई हो जाएगा। बायोटा डाई हो जाएगा तो क्या होगा, विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन अच्छे से होने लगा, और विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन अच्छे से होने लगा तो क्या होगा, सीलिंग टेस्ट नॉर्मल होगा। तो डायग्नोसिस ए। HTLV-1 इज एसोसिएटेड विथ व्हिच डिजीज, सबसे पहले देखिए HTLV मीन्स क्या होता है, HTLV मीन्स क्या होता है, ह्यूमन टी सेल लिंकेड वायरस 1 एसोसिएटेड विथ टू डिजीज।
एक हो गया एडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया और सेकेंड क्या हो गया ट्रोपिकल स्पास्टिक पैराप्रेसिस। ट्रोपिकल ट्रोपिकल स्पास्टिक स्पास्टिक पैराप्रेसिस पैराप्रेसिस सेकेंड हो गया ट्रोपिकल स्पास्टिक पैरालिसिस। तो आंसर क्या हो जाएगा ए, सॉरी सी। आंसर क्या हो जाएगा सी। एच टी एल बी ट्रांसमिटेड थ्रू, एक हो गया ब्लड सेकेंड क्या हो गया सेक्सुअल एक्टिविटी थर्ड क्या हो गया ब्रेस्ट मिल्क। ये ब्लड सेक्सुअल एक्टिविटी और ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू ये वायरस ट्रांसमिटेड होता है। कोबालमिन डिफिशियंसी व्हिच इज नॉट सीन। तो देखिए कोबालमिन डिफिशियंसी मीन्स क्या हो गया विटामिन B12 डिफिशियंसी, विटामिन B12 डिफिशियंसी। और विटामिन B12 डिफिशियंसी का कैरेक्टर सब क्या क्या है, कैरेक्टर सब एक हो गया रोमबर्ग साइन, सेकेंड क्या हो गया लॉन्ग ट्रैक्ट साइन, थर्ड क्या हो गया डिमेंशिया, फोर्थ इम्पोटेंस, क्या हो गया इम्पोटेंस, फिफ्थ क्या हो गया मैक्रोसाइटिक एनीमिया, सिक्स क्या हो गया लॉस ऑफ प्रोप्राइसेप्शन। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है माइक्रोसाइटिक है, कोबालमिन डिफिशियंसी का कारण क्या होता है मैक्रोसाइटिक, क्या होता है मैक्रोसाइटिक। तो यहाँ पे नॉट बोला है तो आंसर क्या होगा ए। एडल्ट विथ प्रोग्रेसिव पैलर हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल एंड MCV मोर देन 100 शो। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल किस में दिखा रहता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में, एडल्ट विथ प्रोग्रेसिव पैलर एंड हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल एंड MCV मोर देन 100 सो। तो यहाँ पर देखिए हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल परसेंट रहेगा, तो हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल किस में दिखाई देता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। पॉइल किलोसाइटोसिस एंड एन आइसोसाइटोसिस इज सीन इन। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पॉइल किलोसाइटोसिस मीन्स क्या होता है, पॉइल किलोसाइटोसिस मीन्स क्या होता है वेरिएशन एंड शेप, वेरिएशन इन शेप। अब देखिए एन आइसोसाइटोसिस मीन्स क्या होता है वेरिएशन इन क्या होता है साइज, वेरिएशन इन शेप और वेरिएशन इन साइज किस में दिखाई देता है। देखिए वेरिएशन इन शेप एंड वेरिएशन इन साइज आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में दिखाई देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। 2 years old child with ALL which of the following has the best prognosis। तो यहाँ पे देखिए बेस्ट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर सब क्या क्या है, तो बेस्ट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर सब क्या क्या है, तो देखिए बेस्ट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर सब क्या क्या है। एक हो गया ट्रांसलोकेशन 12 and 21 एंड टेल AML1 फ्यूजन। सेकेंड क्या हो गया एज, देखिए एज मोर देन वन एंड लेस देन 10 ईयर्स, यहाँ पे देखिए एज बिटवीन 1 to 10 ईयर्स है, तो ये बेस्ट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर में इंक्लूडेड नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। सेकेंड बेस्ट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या है, थर्ड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या है, हाइपर डिप्लॉइडी एंड ट्राइजोमी ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम कितना 4, 10 एंड 17 क्रोमोसोम एसोसिएटेड विथ एक्सेलेंट प्रोग्नोसिस और बेस्ट प्रोग्नोसिस। तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। तो ये तीनों फैक्टर क्या है एक्सेलेंट प्रोग्नोसिस। और देखिए एक होता है डिस्मल प्रोग्नोसिस का फैक्टर सब क्या क्या है, तो देखिए ट्रांसलोकेशन 9 and 22। उसके बाद क्या हो जाएगा एज मोर देन 10 ईयर्स, WBC काउंट मोर देन 50,000 क्यूबिक पर क्यूबिक mm3। और क्या हो जाएगा CNS ल्यूकीमिया प्रेजेंटेशन, CNS ल्यूकीमिया
एट अ प्रेजेंटेशन, एट अ प्रेजेंटेशन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड विथ लंग इंजुरी अकर ड्यू टू द, तो यहाँ पे देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड विथ लंग एक्यूट लंग इंजुरी को क्या बोलते हैं? TRALI, TRALI, TRALI मीन्स क्या होता है? ट्रांस इन्फ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजुरी। क्या होता है TRALI मीन्स? ट्रांस रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी, सॉरी ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी। हाँ देखिए TRALI कंटेन HLA-2 एंटीबॉडी HLA-1 एंटीबॉडी है ना, एंटी न्यूट्रोफिल एंटीबॉडी, न्यूट्रोफिल एंटीबॉडीज। देखिए ये एंटीबॉडी क्या करता है? एंटीबॉडीज कॉजेज ल्यूकोसाइट डिग्रेडेशन, ल्यूकोसाइट डिग्रेडेशन। किसको कहता है ल्यूकोसाइट डिग्रेडेशन? रेसिपेंट को। तो इन रेसिपेंट और कहाँ पे करता है? तो पल्मोनरी कैपिलरी में, करता है, कैपिलरी। तो देखिए रेसिपेंट के पल्मोनरी कैपिलरी में ल्यूकोसाइट डिग्रेडेशन होता है। तो ल्यूकोसाइट डिग्रेडेशन होगा तो क्या होगा? वेंटिलेशन परफ्यूजन इम्बैलेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस हो जाएगा। अब परफ्यूजन वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन इम्बैलेंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लीड एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ARDS also called as the non-cardiogenic pulmonary edema, cardiogenic pulmonary edema, क्योंकि क्या जो एंटीबॉडी है वो क्या रिलीज करता है? साइटोकाइन रिलीज करता है। और साइटोकाइन रिलीज करेगा तो क्या होगा? इंक्रीज द कैपिलरी परमेबिलिटी। कैपिलरी परमेबिलिटी है सो इंक्रीज हो जाएगा, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। और कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा क्या हो जाएगा? नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा डेवलप होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? HLA मेडिएटेड बी। ट्रॉली इज मोस्ट कॉमन काउज ऑफ डेथ आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद जो डेथ होता है तो उसका मेन कारण क्या होता है? ट्रॉली होता है। TRALI मोर कॉमन ये जो इंसिडेंट्स है ट्रॉली इंसिडेंट्स मोर कॉमन इन फर्स्ट 6 आवर ऑफ ट्रांसफ्यूजन। देखिए ये मोर कॉमन इन फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देन टोटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, चाहे होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखिए मोर कॉमन किस में होता है? ब्लड क्या होता है? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में ट्रॉली होने का चांसेस ज़्यादा रहता है।